जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संवाद 96 पर। आज इस सेशन में मैं यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के खंड ब को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस खंड ब को भी दो उपखंडों में विभाजित किया गया है। वो दोनों उपखंड खंड का, उपखंड का और उपखंड खा है। तो ये जो खा दिया गया है ये गलत है। ये क्या है? उपखंड का है। उपखंड का में क्या है? आपकी किताब से जिसमें गद्य है, जिसमें क्या है? गद्य है, पद्य है और नाटक है, कथा नाटक कॉमेडी जो है। ठीक है, ये तीन पार्ट को सम्मिलित किया जाएगा। ये टोटल 25 नंबर का रहेगा। टोटल कितने नंबर का रहेगा? ये 25 नंबर का रहेगा। तो इस वीडियो में हम सभी लोग उपखंड का को ही पढ़ने वाले हैं और उपखंड खा के लिए जो व्याकरण वाला पार्ट है वो एक नए वीडियो में उसको समाहित करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें क्या है? निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस खंड में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो गद्यांश दिया रहेगा, उन दोनों गद्यांश में से किसी एक को ही करना है। ठीक है, जो आपको आता रहे किसी एक के गद्यांश को आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं कि नैतिक मूल्य ही व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य लोकस्य कल्याणं कुरुते, नैतिकता चरणेन एवं मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यं न्यायप्रीता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते, तद आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति, व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरो लभ्यते। ये दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें आपको संदर्भ लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर का दिया गया है तो 2 नंबर आपको संदर्भ पर ही मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको किस पर मिलने वाला है? संदर्भ पर मिलने वाला। तो संदर्भ आप लिखिएगा तो संदर्भ में आपको ये लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्यानि, ठीक है, नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? अगला हेडिंग डालना है अनुवाद। अनुवाद में आप लिखिएगा कि नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्तियों में सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है, नैतिकता के द्वारा ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, लोक का कल्याण करता है, नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। इसके आचरण से व्यक्ति का तथा समाज का जीवन अनुशासित तथा निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाज का, वर्ग का, देश का उन्नति करने का अवसर प्राप्त करता है। कहने का मतलब एक नैतिक आचरण के द्वारा ही व्यक्ति अपने समाज के, वर्ग का, देश का उन्नति करने का अवसर प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। सीधे सीधे आपको अनुवाद लिख देना है। अनुवाद लिखने के बाद अगले प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ आपको बढ़ जाना है। इसके पहले खंड खा में खा पैराग्राफ में भी आपको दिया गया, हम ये भी आपको बता देते हैं किसका कैसे होगा। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग् व्यवहार भाषा चासीत्, तत्रेदं श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म, मार्गे नृपः तेना मिलत् अपृच्छच्च भो भारं बाधति, काष्ठभारवाहको नृपं तत्प्रश्न उत्तरस्य प्रसंगे अवदत्, भारम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ में दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए भी आपको क्या करना है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ के प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य के संस्कृत भाषायाः गौरवम, किस पाठ से लिए गए हैं? ये है संस्कृत भाषायाः गौरवम। ठीक है, संस्कृत भाषायाः गौरवम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर आगे देख लीजिए। आगे इसके अनुवाद आप डालिएगा।
अनुवाद। अनुवाद में आपको क्या लिखना है कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण मनुष्यों की वाणी एवं व्यवहार की भाषा थी। इसके विषय में सुना जाता है कि पहले प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ी के भार को अपने सिर पर रख करके लकड़ी को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। मार्ग में राजा उससे मिला और पूछा कि भो भारम बाधति, क्या भार बाधित कर रहा है, जो लकड़ी का भार है, वजन है, वो क्या आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बाधित कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो काष्ठ भारवाहको नृपम तत्प्रश्न उत्तर से प्रसंगी अवदत, लकड़ी के भार को ढोने वाला राजा के इस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में बोला। क्या बोला कि भारम न बाधते राजन, हे राजन, भार परेशान नहीं कर रहा है, यथा बाधति बाधते, जैसा आपका ये बाधति शब्द परेशान कर रहा है। इसके पहले देख लीजिए, भो भारम बाधति बोला ना, तो यहाँ पर बाधति बोला, तो उन्होंने कहा कि ये लकड़ी का भार मुझे परेशान नहीं कर रहा है, जितना आपके द्वारा बोला गए बाधति शब्द परेशान कर रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि जो राजा ने ये भो भारम बाधति बोला, ये गलत बोला है, ये शुद्ध उच्चारण नहीं है, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये जो है कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य में आपको पता ही है कि कर्म प्रधान होता है। कहने का मतलब ये कि जो भारम शब्द है यही प्रधान है, इसके प्रधान होने के नाते जो क्रिया होता है वह क्रिया आत्मनेपदी रूप में चलने लगता है। ठीक है, आत्मनेपदी रूप में जब चलेगा तो ये रूप चलेगा बाधते। कैसे चलेगा? बाधते चलेगा। तो राजा को क्या कहना चाहिए था? राजा को कहना चाहिए था कि भोः भारम बाधते, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाधते नहीं कहा, बाधति कहा। इसीलिए उस लकड़हारे ने कहा कि आपका ये जो बाधति शब्द है ये मुझे परेशान कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम सोच लीजिए, एक लकड़हारे को भी संस्कृत का पूरा ज्ञान था। राजा ने बाधति शब्द कहा तो उसने कहा कि तुमने जो बाधति शब्द बोला है गलत बोल दिया, इसीलिए मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखो। 3 पाठ दिए गया है, 3 पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना है। मैं इस पाठों के सारांश के लिए आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत ये सारांश लिखना है, मैं वो हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1, कवि कुलगुरु कालिदास। इस पाठ का सारांश क्या होगा? नंबर 1 हो जाएगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप, सामान्य परिचय देंगे कि कालिदास का संस्कृत साहित्य में क्या स्थान है। ठीक है, ये संस्कृत साहित्य के मुकुटमणि हैं, ये सभी आपको इसके अंतर्गत लिखना है। दूसरा हेडिंग आप डालिएगा जन्म, समय तथा स्थान, ये डालिएगा हेडिंग। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत इनके जन्म के विषय में आप बता दीजिएगा, इनके समय के स्थान विषय में बता दीजिए, किस समय में पैदा हुए थे, और स्थान के संबंध में भी आप व्यक्त कर दीजिएगा कि इनका जन्म जो है उज्जैन में हुआ था, कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ था, क्या हुआ था, ये आप कर दीजिएगा। तीसरा लिख लीजिए कुल। तीसरा क्या लिख दीजिए? कुल। इनके कुल के विषय में स्पष्ट जानकारी तो है नहीं, लेकिन कुछ इनके ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात ऐसा पता चलता है कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे। ठीक है, अगला देख लीजिए चौथा, रचनाएं। चौथे में क्या हो जाएगा? रचनाएं आपको लिखना है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं। इनकी मुख्य रूप से 7 रचनाएं हैं, जो रचनाएं 3 भागों में विभाजित है। एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा नाटक है। 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य है और 3 नाटक इनके द्वारा लिखा गया है, उसके विषय में आप मेंशन कर दीजिएगा। और 5वां हेडिंग क्या है? काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, इनके काव्य में उपमा अलंकार का भरमार है, वैदर्भी रीत का इन्होंने प्रयोग किया है, ये सभी आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला है विश्वकवि रविंद्र। विश्वकवि रविंद्र के पाठ के सारांश को आप किस किस हेडिंग के अंतर्गत बांध सकते हैं? इसमें आप नंबर 1 तो पहला आप वही लिखेंगे, एक सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। ठीक है, और नंबर 2 क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा वैभव में जन्म, वैभव में जन्म। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रकृति प्रेमी। तीसरा हो जाएगा प्रकृति
प्रेमी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा शिक्षा, चौथा शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद पांचवा हो जाएगा रचनाएं, पांचवा हो जाएगा रचनाएं। उसके बाद महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के गुरु। ठीक है, महात्मा गांधी कुछ भी आमरण अनशन करने जा रहे थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी करने जा रहे थे, ये इनसे राय लेते थे। ठीक है, तो ये क्या थे, महात्मा गांधी के प्रेरक गुरु थे। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला है मदन मोहन मालवीय का है, मदन मोहन मालवीय। इसको किस किस हेडिंग के अंतर्गत आप, नंबर 1 तो वही रहेगा सामान्य परिचय, सामान्य परिचय हो गया। नंबर 2 हो जाएगा वेशभूषा, नंबर 2 क्या हो जाएगा, वेशभूषा हो जाएगा। नंबर 3 हो जाएगा जन्म, नंबर 4 हो जाएगा शिक्षा, उसके बाद प्रतिभा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हिंदी सेवा तथा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा हो जाएगा। और देश की स्वतंत्रता में योगदान, देश की स्वतंत्रता में योगदान। ठीक है, ये आपको लिखना है, इस हेडिंग के अंतर्गत आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, 2 श्लोक दिया गया है, दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना है आपको। मैं दोनों करवा दे रहा हूँ, आपको एक ही लिखना है। पहला दिया गया है, भासं पश्यसि यदेनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सुब्रवीत। ये इसका आप संदर्भ भी लिखिएगा, इसका क्या करना है आपको, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य खंड के लक्ष्य वेध परीक्षा, लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में ये लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के को सीखे हुए ज्ञान का परीक्षण करने के लिए सभी शिष्यों को बुला करके एक एक करके सबका परीक्षण करते हैं और अर्जुन से भी प्रश्न करते हैं। उसके बाद व्याख्या लिखिएगा। व्याख्या में क्या लिखोगे कि गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि भासम पश्यसि यद एनम, यद धन एनम, यद एनम दिख रहा है ना, यदि धन एनम, तो यदि एनम, यदि तुम इस भासम पश्यसि, भास माने गिद्ध को, पश्यसि माने देख रहे हो, तो तथा ब्रूहि पुनर्वचः, पुनः वचः, पुनः माने फिर से, वचः ब्रूहि, वही वचन बोलिए। इसके पहले उनसे प्रश्न किया गया था, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था कि हे अर्जुन, क्या तुमको ये गिद्ध दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये वृक्ष दिखाई दे रहा है और आपके ये बंधु बांधव सभी दिखाई दे रहे हैं? तो अर्जुन ने उसको उत्तर दिया था कि नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये गिद्ध ही दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुमको यदि वही दिख रहा है, गिद्ध ही दिख रहा है, तो आप फिर से यही बता दीजिए कि मुझे गिद्ध दिख रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, कह रहे हैं कि शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सुब्रवीत। सो माने वह कौन, अर्जुन, वह अर्जुन, अब्रवीत माने बोला, वह अर्जुन बोला कि शिरः पश्यामि भासस्य, भासस्य माने गिद्ध का, शिरः पश्यामि सिर देख रहा हूँ, न गात्रमिति, गात्र माने शरीर होता है, मैं उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम भास को, गिद्ध को देख रहे हो, तो फिर से वही वचन दोहराइए, वही बात आप फिर से बताइए कि मैं गिद्ध को देख रहा हूँ। वे अर्जुन बोले कि शिरः पश्यामि भासस्य, मैं इस गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, न गात्रम इति, मैं इसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अगला देख लीजिए,
खंड खा में जो दिया गया है, वो ख वाला जो दिया गया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रियः। ये कहाँ से लिए गए, इसका संदर्भ आपको लिखना है। इसका संदर्भ आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के गीतामृतम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गीतामृतम, ठीक है, गीतामृतम से लिया गया है। ठीक है, ये आप संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने प्रिय व्यक्तियों के संबंध में बताते हुए कहते हैं। ठीक है, ये लिखिएगा। उसके बाद आप अर्थ लिखिएगा। अर्थ में लिखोगे कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यो ना हृष्यति, जो ना तो हर्षित होता है, ना तो किसी से बहुत अधिक खुश होता है, ना द्वेष्टि और ना ही किसी से द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, ना सोचति, सोचति माने होता है शोक करना, और जो व्यक्ति ना तो शोक करता है, ना कांक्षति और ना ही किसी चीज को पाने की अभिलाषा रखता है, आकांक्षा रखता है, शुभाशुभ परित्यागी, और जो व्यक्ति शुभ का और अशुभ का अर्थात मंगल कार्य का और अमंगल कार्य का दोनों का परित्याग करता है, भक्तिमान, और जो भक्ति करता है, स मे प्रिय, वही मनुष्य मुझे प्रिय है। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो किसी से बहुत खुश हो जाता है, ना तो किसी से कोई द्रोह रखता है, ना तो कुछ अहित हो जाने पर शोक करता है, और ना ही किसी चीज़ को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, शुभ हो जाए चाहे अशुभ हो जाए, दोनों का जो व्यक्ति परित्याग कर दे और जो भक्ति करे, वही व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 सूक्ति दिया गया है, 3 सूक्ति में से किसी एक सूक्ति का व्याख्या आपको करना है। सूक्ति कहलाता क्या है? किसी एक श्लोक के कुछ अंश को प्रकट कर देना, लिख देना, जो फेमस पंक्ति होता है वही सूक्ति कहलाता है। तो इसमें आपको 3 सूक्तियां दिया गया है, मैं तीनों सूक्तियां आपको बता देता हूँ। ये 3 नंबर का है। 3 नंबर में आप क्या करोगे? सबसे पहले दिया गया है कि मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, एक ही करना है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा नंबर पाना है, 3 में 3 नंबर पूरा लेना है, तो आप संदर्भ अवश्य लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगर जिसको पहला करना है, क वाला करना है, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, संदर्भ डालिएगा। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत सूक्ति, ठीक है, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य खंड के सूक्ति सुधा, सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इतना ही लिखना है आपको। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य खंड के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसका आपको अगला लिख देना है अर्थ। सूक्ति का अर्थ लिखना है। उसमें क्या लिखना है, अगर आपको याद हो तो ये एक श्लोक है, पूरा श्लोक है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मतलब पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर कुल 3 रत्न पाए जाते हैं। एक जल, दूसरा अन्न, तीसरा अच्छे वचन है, लेकिन मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण माने पत्थर होता है, पत्थर के खंडेषु माने टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये सभी रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो ये जो सोना, चांदी, हीरा, तांबा, ये सभी है, इसको रत्न कौन कहता है? मूढ़ैः, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। वास्तविक रत्न क्या क्या होता है? जल, अन्न और अच्छे वचन होते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है ये लिख दीजिएगा। दूसरा देख लीजिए, एदत् विद्यात् समसेन लक्षणम सुख दुःखयो। इसका संदर्भ, जिसको ख वाला लिखना है, उसके लिए संदर्भ क्या होगा, मैं संदर्भ बता दे रहा हूँ। संदर्भ लिख दीजिए कि प्रस्तुत सूक्त हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य खंड के विद्यार्थी चर्या, विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूक्ति का अर्थ लिखना, हेडिंग डालना है सूक्ति का अर्थ। तो अगर ये श्लोक आपको याद हो तो विद्यार्थी चर्या में ये श्लोक है कि सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समसेन लक्षणम सुख दुःखयो। मतलब ये हुआ कि सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के बस में रहना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्या समासेन, संक्षेप में, समासेन माने क्या होता है, संक्षेप में, एतत् माने इसको ही, सुख दुखयोः लक्षणम विद्यात्, सुख एवं दुख का लक्षण जानना चाहिए। ठीक है, इसको ही संक्षेप में सुख एवं दुख का लक्षण जानना चाहिए। इसको आप जब आप लिखोगे तो एक बार मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूँ कि दूसरों के बस में रहना सबसे बड़ा दुख है, तथा अपने अधीन रहना, अपने बस में रहना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इसको ही संक्षेप में सुख एवं दुख का लक्षण कहा गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, जिसको ग वाला करना है, समत्वम योग उच्यते। इसको जब आप लिखोगे तो इसका आप संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत सूक्त हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, गीतामृतम। ठीक है, गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है, इतना आपको लिखना है इसका। उसके बाद लिखिएगा सूक्ति का अर्थ। सूक्ति का अर्थ जब आप लिखोगे तो उसमें आपको पूरे श्लोक का अर्थ लिखना रहेगा। पूरा श्लोक क्या है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं कि ये पूरा श्लोक है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, इसका जब आप अर्थ लिखोगे तो ऐसे ही लिखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, योगस्थ होकर के, योग में स्थित होकर के तुम कर्म करिए, और संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, अपनी आसक्ति को त्याग दीजिए। सिद्धि में और असिद्धि में एक समान रहना ही समत्व कहलाता है। ये समानता ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। सिद्धि में कार्य की, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, यदि कोई कार्य आपका सफल हो जाए तो भी एक ही कंडीशन में बने रहिए, आपके द्वारा किया हुआ कार्य असफल हो जाए तो भी एक ही कंडीशन में बने रहिए। ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपका कार्य सफल हो जाता है तो व्यक्ति अत्यंत खुशी मनाने लगता है, और असफल हो जाता है तो बहुत ही दुख प्रकट करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि चाहे सुख आ जाए तो भी आपको नॉर्मल ही रहना है, चाहे दुख आ जाए तो भी आपको नॉर्मल ही रहना है। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, योग कहलाता है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपको योग में स्थित होकर के ही कृत्य करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। 2 श्लोक दिया गया है, दोनों श्लोक में से किसी एक श्लोक का अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है। तो नंबर 1, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसका मैं आपको हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ, और इस हिंदी अर्थ का ही आपको क्या करें, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। मैं ऐसे बता दूंगा, संस्कृत अर्थ भी बता दूंगा। आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, आप जिसको पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो धीमताम होते हैं, धीमताम माने होते हैं बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने कालो माने समय को काव्य शास्त्रों के विनोद में, विनोद माने होता है अध्ययन करना, विनोद में गच्छत माने व्यतीत करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने समय को काव्य एवं शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत करते हैं, और मूर्खाणाम, जो मूर्खों का समय होता है वह व्यसनेन माने व्यसन में, निद्रया माने सोने में, और कलहेन, कलह माने होता है लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये रहा इसका हिंदी, बट आपको हिंदी में नहीं लिखना रहेगा, इसका अर्थ आपको संस्कृत में लिखना रहेगा। तो संस्कृत में मैं बता दे रहा हूँ, कवि मूर्खाणाम बुद्धिमतां च समय यापनस्य अंतरम वर्णयति अस्म। कवि मूर्खाणां बुद्धिमतां च समययापनस्य अंतरम वर्णयति यत् बुद्धिमन्तः जनाः स्वसमयं काव्यशास्त्राणां पठनेन यापयन्ति
एतद् विपरीतम मूर्खाः जनाः स्वसमयं दुराचारेण शयनेन विवादेन व यापयन्ति। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कह रहे हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्ययसो बलम। ये दिया गया है। इसका आपको क्या करना है, इसका भी आपको संस्कृत में ही अर्थ लिखना है। संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि स्मृतिकारः अभिवादनशीलतायाः, स्मृतिकार, चूंकि ये मनुस्मृत से लिया गया है, इसके कथनकार कौन है, मनु जी हैं, इसीलिए मन को स्मृतिकार भी कहा जाता है। तो आप लिखिएगा कि स्मृतिकार अभिवादनशीलतायाः वृद्ध सेवायाः च लाभम वर्णयति यत् यस्य स्वभावः स्वपूज्यायाम अभिवादनम अस्ति यह सदा वृद्धानां सेवां करोति तस्य जनस्य आयुः विद्या यशः शक्तिः च इति चत्वार वस्तूनि वृद्धि लभन्ते। ठीक है, ये आपको लिखना है। आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। 3 पाठ है, ये कथा नाटक कॉमेडी से है। नंबर 1 दिया गया है महात्मना संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण के लिए हम आपको हेडिंग बता दे रहे हैं, उस हेडिंग के अंतर्गत आप महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा परिचय, पहला क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सत्यवादी, महात्मा गांधी क्या थे, सत्यवादी थे। ठीक है, इन्होंने बचपन में हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक देख लिया था, तो वहाँ से ये सत्यवादिता होने का इन्होंने संकल्प लिया था। उसके बाद है नैतिकतावादी, नैतिकतावादी। ठीक है, उसके बाद क्या है, नैतिकतावादी। फिर उपेक्षितों के नेता, उपेक्षितों के नेता। ठीक है, ये क्या थे, उपेक्षितों के नेता थे। उसके बाद प्रेम और एकता के अग्रदूत, प्रेम और एकता के अग्रदूत थे, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद उग्रवाद के कट्टर विरोधी, उग्रवाद के कट्टर विरोधी। उसके बाद स्वदेशी के पक्षधर। उसके बाद भेदभाव के विरोधी। लास्ट में लिख दीजिएगा उपसंहार। ठीक है, 5-6 हेडिंग लिख दीजिएगा आप लोग, बहुत है। ठीक है, अगला देख लीजिए कारुणिको जीमूत वाहना पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। जीमूत वाहन, ये कारुणिको जीमूत वाहना पाठ का प्रमुख पात्र है। इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हेडिंग में आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 पर आपको परिचय लिखना है, परिचय कि ये जीमूत वाहन है कौन, जीमूत केतु का पुत्र है, ये सभी लिखना है। ठीक है, उसके बाद त्यागमय जीवन, दूसरा हेडिंग है इसका, त्यागमय जीवन। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग इसका है निर्भीक, ये क्या है, निर्भीक था। उसके बाद मातृ पितृभक्ति था, मातृ पितृ भक्त, ये माता और पिता का भक्त था। उसके बाद क्या था, दयालु था, ये क्या था, दयालु था। और प्रभावशाली भी था ये, अगला हेडिंग डाल दीजिएगा प्रभावशाली। इसके प्रभाव से प्रभावित हो करके जो गरुड़ था उसने जिंदगी भर कभी भी हिंसा ना करने का संकल्प ले लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको उपसंहार लिख देना है, उपसंहार। ठीक है, इतने हेडिंग्स के अंतर्गत आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला देख लीजिए वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण। जो वयम भारतीय पाठ है, ये क्या है, देश में विभिन्न धर्मों में विभाजित हुए लोगों को एक करने का प्रयास किया गया है। उसमें कई पात्र हैं, जैसे जसविंदर हो गया, आफताब हो गया, दीपक हो गया। ये अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और इन लोगों के मन में अलग अलग धर्म के प्रति अलग अलग विचारधाराएं रहता है, उसको ही समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें दीपक का चरित्र चित्रण आपसे पूछा गया है। तो दीपक के चरित्र चित्रण के लिए आपको क्या क्या लिखना है, दीपक के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसका परिचय दे दीजिएगा कि दीपक है कौन। ठीक है, परिचय हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये जातिवाद का पोषक था,
इसके अंदर जातिवादिता कूट कूट के भरा हुआ था, जातिवाद का पोषक, ठीक है, इसके अंदर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद परिवर्तित विचारधारा वाला, परिवर्तित विचारधारा वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिष्टाचारी है, शिष्टाचारी है, ये भले में से जातिवाद का पोषक है, लेकिन शिष्टाचार भी इसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। उसके बाद क्या है, बुद्धिमान, बुद्धिमान भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लिख दीजिएगा उपसंहार। तीनों में से कोई एक करना है, कोई भी आप कर लीजिएगा, इन हेडिंग्स के अंतर्गत आपको इसकी व्याख्या करना रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का है। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना रहेगा। ये आपकी कथा नाटक कौमुदी से प्रश्न उठाया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा कुत्र जन्म लेभे। जिनको इस प्रश्न का उत्तर देना है वो क्या करेंगे, ये जो कुत्र शब्द है, कुत्र शब्द को हटा देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे पोरबंदर नगरे, पोरबंदर नगरे, ठीक है। ये लिख देंगे कि महात्मा पोरबंदर नगरे जन्म लिए थे, ठीक है। अगला देख लीजिए, जिनको दूसरा वाला करना हो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत। जीमूत वाहन किसका पुत्र था, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चला होगा कि जो जीमूत वाहन था वो जीमूत केतु का पुत्र था। तो आपको कस्य हटाना है और यहाँ पर लिख देना है जीमूत केतुः, जीमूत केतुः, ठीक है। जीमूत केतु का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सुमेधा कस्य तनया आसीत। तो आपको कस्य को हटाना है और आपको पता हो तो सुमेधा किसकी पुत्री थी, सुमेधा विनय की पुत्री थी, विनयस्य। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कस्य की जगह विनयस्य लिखना है, सुमेधा विनयस्य पुत्री आसीत, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे जो उपखंड ख है ये व्याकरण का पार्ट है, इसको लेकर के हम एक नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।